तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और हम बात करने जा रहे हैं एक नई चैप्टर्स मटेरियल कॉस्ट। जब कुछ नाम लेते हैं तो कुछ सही हो जाता है। तो चलिए चैप्टर्स का नाम है मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट हमें सीएमए इंटर में 14 मार्क्स निकाल करके देता है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले तो आप ये समझो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम प्रोडक्शंस करते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो मटेरियल से शुरू होती है। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो मटेरियल्स का है। अगर आपके पास में मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो या रॉ मटेरियल के कितनी खर्चा लगता है अगर उसे पता नहीं है, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपके पास में रॉ मटेरियल्स का अवेलेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, कुछ लेवल फिक्स करता है जिसे मटेरियल स्टॉक्स लेवल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं मटेरियल्स है क्या। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट्स of productions of any product। यानी कि ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ एनी प्रोडक्ट। आप बोल सकते हो ये मेरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। यानी ये कॉस्ट का मेरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये ना पता हो जो कितना रॉ मटेरियल्स के पीछे वो खर्च करेगा और उसके पास में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। यानी कि ड्यू टू दी एबव टू रीजन्स, organization is concerned ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न होता है ना, वो दो चीजों को लेकर के होता है। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और दूसरा है रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को लेकर के। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेकेंड क्या है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल इसके पास में अवेलेबल रहे ना, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस कुछ मटेरियल के स्टॉक्स लेवल फिक्स करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, फिक्स सम मटेरियल स्टॉक्स लेवल फॉर द पर्पज ऑफ availability of raw materials। The organizations fix some material stocks level। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या फिक्स करेगा, मटेरियल स्टॉक्स लेवल फिक्स करेगा। मटेरियल स्टॉक्स लेवल फिक्स करेगा। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस को एक और काम करना है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ना उसे कंट्रोल करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करना है तो ऑर्गेनाइजेशन जिस कंसेप्ट को अप्लाई करता है ना, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
यानी जिससे हमें ये समझ में आता है जो इकोनॉमिकली जो भी रॉ मटेरियल्स हम मंगा रहे हैं या जो रॉ मटेरियल्स हम मंगा रहे हैं वो इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है। यानी कि कम से कम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम मंगाएं जिससे हमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशनल या फाइनेंशियल लॉस ना हो। गॉट माय पॉइंट्स। स्टोर करके रख लेना भी सही नहीं है और एकदम कम रखना भी सही नहीं है। तो for the purpose of controlling the raw materials, cost, the organizations apply the concept of इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्गेनाइजेशन जिस कंसेप्ट को अप्लाई करता है वो इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ईओक्यू का मतलब होता क्या होता है, कम से कम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की ऑर्डर दें जिसके वजह से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। पॉइंट्स। तो अब आपको मटेरियल्स के बारे में लगभग समझ में आ चुका होगा जो मटेरियल्स कॉस्ट क्या होता है। अब मैं जो नेक्स्ट डिस्कस करूंगा ये डिस्कस करूंगा परचेज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। परचेज ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप समझो परचेज ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। तो जो परचेजिंग है ना वो इन्वॉल्व होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ रिक्विजिट क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक प्राइस। मतलब आप ये बोल सकते हो जो हमारा परचेजिंग प्रोसेस होता है उसमें हमें ये देखना है जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। मतलब ये बताना चाहता है जो भी हमारा परचेजिंग करने से हमें फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है जो वेट क्या है, यानी कि जो परचेज कर रहा है ना उससे उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। याद रखना परचेजिंग इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल रिक्विजाइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट इकोनॉमिक प्राइस। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो यही सोचेगा जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स वो परचेज करेगा वो एक प्रोसेस में होना चाहिए और उसके ऊपर जो कॉस्टिंग है ना वो कम होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। गर्मा पॉइंट्स। तो अब क्या है मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल्स अवेलेबल जो है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए क्या बनाता है, मटेरियल स्टॉक्स लेवल। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये है मटेरियल स्टॉक्स लेवल। मटेरियल स्टॉक्स लेवल क्या होता है ये समझना। ये स्टॉक्स लेवल ये इंडिकेट करता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी मेंटेन, यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मेंटेन करनी चाहिए बाय दी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोर्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टोर्स में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मेंटेन करेगा, ये हमारा है मटेरियल स्टॉक्स लेवल। मतलब दीज स्टॉक्स लेवल indicates how much quantity of material
हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल should be maintained by the organization in stores. इसे हम बोलते हैं मटेरियल स्टॉक्स लेवल। इसको हम 5 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है रीऑर्डर लेवल। सेकेंड पार्ट है मिनिमम स्टॉक्स लेवल और थर्ड पार्ट है मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। फोर्थ पार्ट है एवरेज स्टॉक्स लेवल और फिफ्थ पार्ट है डेंजर लेवल। फर्स्ट क्या है रीऑर्डर लेवल, सेकेंड क्या है मिनिमम स्टॉक्स लेवल, थर्ड क्या है मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल, फोर्थ क्या है एवरेज स्टॉक्स लेवल और फिफ्थ क्या है डेंजर लेवल। वरना पॉइंट्स। चलिए एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं और वेरी डेप्थ में मतलब इसको समझेंगे। हालांकि जितने भी चैप्टर्स है ना इससे अपनी न्यूमेरिकल्स बहुत ही बड़ी और ज्यादा मात्रा में होगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रीऑर्डर लेवल के बारे में। रीऑर्डर लेवल, अब रीऑर्डर लेवल क्या है? आप बोल सकते हो ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जब न्यू ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर कितने की होनी चाहिए, यानी कि ये आपको ये बताना चाह रहा है जो मैक्सिमम यूसेज जो होगा ना एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कितना होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक्स में कितना है, जहां से ये ऑर्डर दिया जा सकता है। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू ऑर्डर के लिए प्लेस कर रहा है फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक्स at which the organization will place a new order for purchase of material। यानी बोल रहा है it indicates the quantity of material in stocks जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स कहां पर है आपके स्टॉक्स में है। at which the organizations will place a new order for परचेज ऑफ मटेरियल्स। इसको इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए ये रीऑर्डर लेवल है, यानी ये लेवल आप क्या कर रहे हो मेंटेन कर रहे हो। आपने स्टॉक्स मंगाया पूरा पहले, अब वो स्टॉक्स धीरे धीरे करके खाली हो रहा है। जैसे ही वो स्टॉक्स जो भी आपके पास में क्वांटिटी था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है खाली हो रहा है। जैसे ही आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे ना तो आप नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे। इसे ही बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, यानी मैं इसको नीचे नहीं आने दूंगा, यानी इमरजेंसी के सिचुएशंस क्रिएट नहीं होने दूंगा।
यानी वो लेवल कौन सा होगा जहां पर फिर से मुझे एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। प्लेस और न्यू ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल खरीदने के लिए जहां पर हमें एक नया ऑर्डर देना पड़े। तो रीऑर्डर लेवल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशंस, मैक्सिमम कंजम्पशंस, कंजम्पशन का मतलब यहां पर मेरा यूसेज है, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम, गॉट माय पॉइंट्स। अब जो मैंने वर्ड यूज किया लीड टाइम, तो आपको यह समझना है जो लीड टाइम का मतलब क्या होता है। जो टाइम गैप होता है डेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ दैट मटेरियल, यानी कि जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जिस दिन आप मटेरियल रिसीव कर रहे हो, तो उसके बीच की जो गैप है ना, उससे हम लीड टाइम बोलते हैं। तो दी टाइम गैप between the date of placing of order and receiving of that material is known as lead time। मतलब प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर और रिसीविंग ऑफ दैट मटेरियल, इन दोनों की जो डिफरेंसेस होता है ना, उसे हम लीड टाइम बोलते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? लीड टाइम बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट्स। और याद रखना, लीड टाइम का एक और नाम होता है, और वो नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर पीरियड्स। आप इसे रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हो, इसको डिलीवरी पीरियड भी बोल सकते हो, इसको सप्लाई पीरियड भी बोल सकते हो, इसको प्रोक्योरमेंट टाइम भी बोल सकते हो, और इसको हम रिप्लेसमेंट टाइम भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम होता है लीड टाइम का, इतने सारे नाम होता है लीड टाइम का। क्लियर है? चलिए न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के जरिए समझ रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी अपने को करना है। दी मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 4 वीक्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम कितना है? 4 वीक्स है, एंड 3 वीक्स रिस्पेक्टिवली। if the maximum and minimum weekly consumptions is 25 units and 20 units respectively,
दी रीऑर्डरिंग लेवल क्या होना चाहिए? देखिए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए ये पहले समझ लो। आपको सबसे पहले मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम पता चल गया, 4 वीक्स और 3 वीक्स। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वीकली कंजम्पशन आपका 25 यूनिट से है और 20 यूनिट्स, बस इतना ही चाहिए रीऑर्डर लेवल के लिए। तो अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशंस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा कितना है? ये 25 यूनिट्स है और मिनिमम कंजम्पशन हमारा 20 यूनिट्स है, यानी कि 25 यूनिट्स। और मैक्सिमम लीड टाइम मेरा 4 वीक्स है और मिनिमम लीड टाइम मेरा 3 वीक्स है। तो इनटू 4 वीक्स, ये जो निकल के आएगा 100 यूनिट्स, यानी जो रीऑर्डर लेवल मेरा होगा ये 100 यूनिट्स होगा। रीऑर्डर लेवल कितना होगा? 100 यूनिट्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और कंसेप्ट को अब क्लियर करते चले जा रहे हैं। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया जिसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक्स लेवल। मिनिमम स्टॉक्स लेवल ये इंडिकेट करता है लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो हमें स्टॉक्स के रूप में मेंटेन करना है। यानी कि लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो होगा ना, जो हम स्टॉक्स के रूप में मेंटेन करेंगे उसे हम मिनिमम स्टॉक्स लेवल बोलेंगे। यानी इट इंडिकेट्स दी लोएस्ट क्वांटिटी of material to be maintained in stocks। जो लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो आप स्टॉक्स में मेंटेन करते हैं ना, उसे ही हम बोलते हैं मिनिमम स्टॉक्स लेवल। तो मिनिमम स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशंस इनटू एवरेज लीड टाइम। तो जो मिनिमम स्टॉक्स लेवल है ये निकलता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एवरेज कंजम्पशन कितना क्या होगा और कितनी होनी चाहिए? तो चलिए एवरेज कंजम्पशन की हम बात करते हैं। तो लिखेंगे एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये आ जाएगा एवरेज कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2 क्या निकल जाएगा? एवरेज कंजम्पशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आप लिख के रखेंगे एज पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हिसाब से, अगर गिवन रहेगा तो आप उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे। ये होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स
एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड्स। और ये जो मेरा ऑपरेटिंग पीरियड्स है ना, ये डे में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, इन अ ईयर। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो आप इसको, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो आप ये वाला यूज करेंगे। अब हमने आपको ये तो लिखवा दिया जो एवरेज कंजम्पशन क्या होगा, क्योंकि मिनिमम स्टॉक्स लेवल में आपने फॉर्मूला लिखा है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन तो आप अब निकाल लोगे, लेकिन एवरेज लीड टाइम कैसे निकालोगे? तो एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है एवरेज लीड टाइम इक्वल टू मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज कंजम्पशंस को, अच्छा ये समझ में ना, एवरेज कंजम्पशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और एवरेज लीड टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मिनिमम लीड टाइम हो जाएगा प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कंजम्पशन इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कंजम्पशन, और इसको हम लोग जनरल कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो एक नोट दे करके लिखना, एवरेज कंजम्पशन is also known as और इसे हम जनरल कंजम्पशंस भी बोलते हैं। इसे हम जनरल कंजम्पशंस भी बोलते हैं, ये याद रखिए। जैसे एक न्यूमेरिकल्स के जरिए समझते हैं, फाइंड आउट मिनिमम स्टॉक्स लेवल इफ, अगर आपकी कंजम्पशंस 70 टू 100 यूनिट्स पर डे है, और जो डिलीवरी पीरियड्स ये 2 टू 6 डेज है, तो बताइए आप मिनिमम स्टॉक्स लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिनिमम स्टॉक्स लेवल आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जो मिनिमम स्टॉक्स लेवल निकालेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये होगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम या एवरेज डिलीवरी पीरियड्स। तो अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखूं या डायरेक्टली मैं बात करूं, एज पर दिस क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम बोलो या एवरेज डिलीवरी पीरियड बोलो। तो सर मेरे को तो ये पता ही नहीं है जो रीऑर्डर लेवल कितना है, और साथ में सर मेरे को ये भी नहीं पता है एवरेज कंजम्पशन कितना है, और सर साथ मेरे को ये भी नहीं पता है जो एवरेज डिलीवरी पीरियड कितना है। तो हम सबसे पहले जो निकालेंगे, ये निकालेंगे रीऑर्डर लेवल वर्किंग नोट्स में। ये हो जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन जो हमारा है
ये है 100 यूनिट्स पर डे और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड जो है ये 6 है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 100 यूनिट्स हो गया और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 6 वीक्स हो गया। 6 वीक्स है, 6 डेज है, डेज में ले लेते हैं फिर तो डेज। ये हमारा निकल जाएगा 600 यूनिट्स। नेक्स्ट होता है एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो सर एवरेज कंजम्पशन कितना होगा? मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2, यानी कि 70 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। तो 170 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी ये निकल के आएगा 85 यूनिट्स। ये हमारा एवरेज कंजम्पशन हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एवरेज डिलीवरी पीरियड्स। ये होता है मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड डिवाइड बाई 2, मतलब 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 डेज। 4 डेज हमारा हो गया, 4 डेज हमारा हो गया एवरेज डिलीवरी पीरियड्स। सर यहां तक तो हमारा हो गया एवरेज डिलीवरी पीरियड्स। सर अब क्या मिनिमम स्टॉक्स लेवल में पुट कर सकता हूं? बिल्कुल। रीऑर्डर लेवल आपका निकला है 600 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन है 85 यूनिट्स और एवरेज लीड टाइम जो है ये है 4 डेज। थ्री 40, ये आ जाएगा 260 यूनिट्स। मिनिमम स्टॉक्स लेवल हमारा 260 यूनिट्स हो गया। अब नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं मिनिमम स्टॉक्स लेवल हमारा हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड है ये है मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। मैक्सिमम मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल, मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल ये इंडिकेट करता है हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक्स के रूप में मेंटेन करता है। तो याद रखना जो मिनिमम स्टॉक्स लेवल है ये क्या इंडिकेट कर रहा था? मिनिमम स्टॉक्स लेवल इंडिकेट कर रहा था लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और जो मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल है ये क्या इंडिकेट करता है? हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मतलब इट इंडिकेट्स द हाईएस्ट quantity of materials which may be maintained by the organizations in stocks। एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉक्स में मेंटेन करता है। तो मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। याद रखना रीऑर्डर क्वांटिटी को हम ईओक्यू भी बोलते हैं, माइनस मिनिमम कंजम्पशंस इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो जो मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल हमारा होगा
ये होगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ROQ को हम EOQ भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट्स। तो ROQ क्या होता है, क्योंकि आपने अभी तक ये तो सीख लिया है, आपको ये पता है रीऑर्डर लेवल क्या है, मिनिमम कंजम्पशन का भी नॉलेज हो गया, मिनिमम लीड टाइम का भी नॉलेज हो गया। अब ROQ की बात करते हैं। ROQ का मतलब होता है ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब होता है क्वांटिटी, जो रीऑर्डर लेवल के वक्त में आप प्लेस करते हो, यानी कम से कम वो ऑर्डर साइज यानी कि वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जिसके वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस या ऑपरेशनल लॉस ना हो, यानी कम से कम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की हम ऑर्डर दें जिसके वजह से हमें लॉस ना हो। तो लिखते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इट इंडिकेट दी ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब क्वांटिटी विच इज प्लेस्ड at reorder level। It is also known as इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। एक मान लो आपको क्वेश्चन में निकालना है रीऑर्डर लेवल, दूसरा निकालना है मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल, और थर्ड है मिनिमम स्टॉक्स लेवल। फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस materials, reorder quantity गिवन है 3600 यूनिट्स, यानी कम से कम अगर आप 3600 यूनिट्स मंगवाते हो ना, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लॉस होने वाला नहीं है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड्स, ये है आपका 3 वीक्स, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये आपका 5 वीक्स। मैक्सिमम कंजम्पशंस ये 900 यूनिट्स पर वीक, और मिनिमम कंजम्पशंस 300 यूनिट्स पर वीक। मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट्स है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 5 वीक्स है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 वीक्स है, और रीऑर्डर क्वांटिटी है ये 3600 यूनिट्स। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं रीऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशंस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड्स। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 900 यूनिट्स है, ये देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट्स है, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 5 वीक्स है, तो इनटू 5 वीक्स, तो आपका रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। 4500 यूनिट्स।
सेकेंड जो हमारा है ये है मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। ये फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशंस। इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड्स। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड्स। बेटा रीऑर्डर लेवल आपका है 4500 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 3600 यूनिट्स, 3600 यूनिट्स माइनस जो मिनिमम कंजम्पशंस है, यानी कि जो कम से कम कंजम्पशंस है वो 300 यूनिट्स है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो हमारा है ये है 3 वीक्स इंटू 3 वीक्स। तो ये आपका निकल जाता है 4500 प्लस 3600, 8100 माइनस 900। तो 8100 माइनस 900 कर दोगे तो आ जाएगा 7200 यूनिट्स, और ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। नेक्स्ट जो हमें निकालना है ये निकालना है मिनिमम स्टॉक्स लेवल। अब आप बोलेंगे सर मिनिमम स्टॉक्स लेवल कैसे होगा? इसका हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशंस इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड्स। तो रीऑर्डर लेवल कितना होगा? रीऑर्डर लेवल होगा 4500 यूनिट्स, और एवरेज कंजम्पशन कितना हो जाएगा? मिनिमम आपका 900 यूनिट्स है और 300 यूनिट्स है, और मैक्सिमम 900 यूनिट्स है। तो 900 और 300 इसका एवरेज हो जाएगा 600, यानी कि हमारा 600 यूनिट्स एवरेज कंजम्पशन हो जाएगा। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना होगा? मिनिमम पीरियड 3 वीक्स, मैक्सिमम पीरियड 5 वीक्स। तो 3 + 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारा 4 आ जा रहा है, ये इंटू 4 हो जाएगा। तो 4500 माइनस 2400, ये हो गया 4500 माइनस 2400, ये हमारा निकल के आएगा 2100 यूनिट्स। 2100 यूनिट्स। तो हालांकि मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है अपना। क्या क्या कवर हो गया है? मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल कंसेप्ट कवर हो गया, रीऑर्डर लेवल का कवर हो गया, मिनिमम स्टॉक्स लेवल कंसेप्ट कवर है, मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल का कंसेप्ट कवर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्टॉक्स लेवल। किसकी बात करेंगे? एवरेज स्टॉक्स लेवल की बात करेंगे। एवरेज स्टॉक्स लेवल। एवरेज स्टॉक्स लेवल क्या है ये समझते हैं। ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन इन स्टॉक्स। जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आप स्टॉक्स में मेंटेन करते हो ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में जो एवरेज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आप अपने स्टॉक्स में मेंटेन करते हो ना, उसे हम एवरेज स्टॉक्स लेवल बोलते हैं। यानी इट इंडिकेट्स दी quantity of materials to be maintained in stocks on an average
थ्रू आउट द ईयर। अब एवरेज स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा मिनिमम स्टॉक्स लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल डिवाइडेड बाय 2। इसका एक और फॉर्मूला होता है और देकर लिखेंगे 1/2 इंटू री ऑर्डर क्वांटिटी। याद रखना इसे ईओक्यू भी बोलते हैं, प्लस मिनिमम स्टॉक्स लेवल। अब याद रखना जो भी आंसर दो फार्मूला में यूज कर रहे हैं इसकी आंसर डिफरेंट ही आएगा। बोथ आर कंसीडर्ड वैलिड, दोनों ही वैलिड है, इनमें से कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो मैं लिख देता हूं आंसर फ्रॉम एबव टू फार्मूला may be different but both are considered valid। दोनों को ही वैलिड माना जाएगा। क्वेश्चन से एक सॉल्व करके देखते हैं तो क्लियर आपको हुआ है कि नहीं हुआ है एवरेज स्टॉक्स लेवल। कैलकुलेट एवरेज स्टॉक्स लेवल from the informations given below। reorder quantity ये हमारा 3600 यूनिट्स है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये हमारा 3 वीक्स है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये 5 वीक्स है। मैक्सिमम कंजम्पशंस 900 यूनिट्स पर वीक है और मिनिमम कंजम्पशंस 300 यूनिट्स पर वीक है। जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक्स लेवल तो एवरेज स्टॉक्स लेवल का जो फॉर्मूला था ये था मिनिमम स्टॉक्स लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। अब मिनिमम स्टॉक्स लेवल सर हमें पता है क्या? चलिए एक काम करते हैं, मिनिमम स्टॉक्स लेवल हमें पता नहीं है या मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल भी पता नहीं है। एक काम करते हैं ना, हमने सारा टॉपिक तो वही लिया है जो पहले वाला क्वेश्चंस का था, वही 3600 इन 3 वीक्स 5 वीक्स 900 वीक्स। एक काम करते हैं क्योंकि ये अपने को तो समझना है, मिनिमम स्टॉक्स लेवल कितना आया था इसमें 2100 यूनिट्स
और मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल कितना आया था 7,200 यूनिट्स। वही ले लेते हैं क्योंकि हमने सब कुछ लगभग सेम लिखा है। तो पहले वाले के हिसाब से ही ले लेते हैं कि इसका कैलकुलेशंस करने में अपने को टाइम लगेगा। 2100 डिवाइड बाई 7200 डिवाइड बाई 2, 2100 प्लस 7200 डिवाइड बाई 2, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है जस्ट 4650 यूनिट्स। फिर मैंने और देकर बोला था इसका एक और फॉर्मूला पुट करेंगे, वो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आर ओ क्यू प्लस मिनिमम स्टॉक्स लेवल। चलिए ये पुट करते हैं 1/2 इंटू आर ओ क्यू प्लस मिनिमम स्टॉक्स लेवल। ये हो जाएगा 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं आर ओ क्यू, तो ये है 3600 यूनिट्स प्लस मिनिमम स्टॉक्स लेवल था 2100। ये हमारा निकल के आएगा 3900 यूनिट्स। तो अब यहां पर थोड़ा सा अगर आपके हिसाब से चलते हैं तो देखिए, एवरेज स्टॉक लेवल का जब ये फॉर्मूला यूज किया तो आपका एवरेज स्टॉक्स लेवल आया 4650, और जैसे ही आपने इस फॉर्मूला का यूज किया तो आपका आ गया 3900। दोनों ही वैलिड है, ये मैंने पहले ही नोट में आपको लिखवा दिया था। मैंने बोल दिया था आंसर फ्रॉम above टू फॉर्मूला मे बी डिफरेंट बट बोथ आर कंसिडर्ड वैलिड। दोनों को ही वैलिड कंसिडर किया जाएगा। बोथ आर डिफरेंट बट हम क्या करेंगे, इसको वैलिड कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहां तक हो गया एवरेज स्टॉक्स लेवल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंजर लेवल की। हम बात कर रहे हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल डेंजर लेवल्स क्या है समझिए, ये इट इंडिकेट्स दी सिचुएशंस, ये इंडिकेट दी सिचुएशन व्हेन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है ना वो मिनिमम स्टॉक्स लेवल से भी नीचे चला गया। यानी इट इंडिकेट द सिचुएशन व्हेन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉल बिलो द मिनिमम स्टॉक्स लेवल। तो अगर मिनिमम स्टॉक्स लेवल से नीचे चला जाता है ना तो उसे हम बोलते हैं डेंजर लेवल। इट इंडिकेट द सिचुएशन व्हेन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉल्स बिलो द मिनिमम स्टॉक्स लेवल। यानी फॉल कर जा रहा है कहां, मिनिमम स्टॉक्स लेवल से भी नीचे चला जा रहा है। तो एट दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो मटेरियल परचेज करने के लिए रेडी रहता है जिसके लिए उसे हाई प्राइस पे करना पड़े, हाई प्राइस पे करना पड़े। तो इसीलिए हम इसे डेंजर लेवल में लेके आते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशंस इज रेडी टू परचेज दी मटेरियल्स by paying the high rate, but reorder period should be less than
मिनिमम रीऑर्डर पीरियड्स। तो बेटा डेंजर लेवल का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा एवरेज कंजम्पशंस इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, ये हमारा डेंजर लेवल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके जरिए आपको ये क्लियर हो जाएगा। इन अ मैन्युफैक्चरिंग company, a material is used सबसे पहला तो मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 12,000 यूनिट्स पर वीक। फिर है आपका मिनिमम कंजम्पशन, ये है आपका 4,000 यूनिट्स पर वीक। फिर है आपका नॉर्मल कंजम्पशन, ये आपका 8,000 यूनिट्स पर वीक्स। फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये है आपका 48,000 यूनिट्स। फिर है आपका मिनिमम डिलीवरी टाइम, ये है 4 वीक्स। फिर है मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, ये है आपका 6 वीक्स। फिर है इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, ये आपका 3 वीक्स। कैलकुलेट करना है पहला रीऑर्डर लेवल, सेकेंड रीऑर्डर लेवल के बाद हमारा है मिनिमम लेवल, थर्ड मैक्सिमम लेवल, फोर्थ डेंजर लेवल, फिफ्थ एवरेज स्टॉक्स लेवल। पहला बात करते हैं रीऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशंस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 12,000 इन यूनिट्स और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम जो है वो 6 है। ये हमारा निकल जाएगा 72,000 यूनिट्स। दूसरा मिनिमम स्टॉक्स लेवल, फॉर्मूला हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आ गया 72,000 यूनिट्स।
और एवरेज कंजम्पशन कितना होगा, तो आप याद रखिएगा एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए मैंने बोला था मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2, और हालांकि यहाँ पर नॉर्मल कंजम्पशन को भी हम एवरेज कंजम्पशन ही बोलते हैं, और जो कि ऑलरेडी 8000 यूनिट्स गिवन है। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस मैक्सिमम डिलीवरी टाइम डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 5 हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ये 8000 इंटू 5, 72,000 माइनस 40,000, ये आ जाएगा 32,000 यूनिट्स, 32,000 यूनिट्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमारा है 72,000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो मेरा है, रीऑर्डर क्वांटिटी ये है 48,000 यूनिट्स, माइनस ये हम मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल निकाल रहे हैं, तो मिनिमम कंजम्पशन, और मिनिमम कंजम्पशन हमारा है 4000, अब मिनिमम टाइम है 4 वीक्स, तो 4000 इंटू 4 वीक्स, 1,20,000 माइनस 16,000, ये हमारा आ गया 1,04,000 यूनिट्स। नेक्स्ट जो हमें निकालना है ये है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना, ये है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड्स। तो एवरेज कंजम्पशन कितना है आपका, एवरेज कंजम्पशन है आपका 8000, और इमरजेंसी जो डिलीवरी टाइम है ये 3 वीक्स है, जब मिनिमम स्टॉक्स लेवल से कम हो जाता है, तो 8000 इंटू 3 वीक्स, तो आपके पास में 24,000 यूनिट्स होने चाहिए फॉर 3 वीक्स के लगेगा। अब ये हमारा समझ में आ चुका है नंबर 4। नंबर 5 क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक्स लेवल, ये चारों हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्टॉक्स लेवल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम स्टॉक्स लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल डिवाइड बाई 2। तो जो मिनिमम स्टॉक्स लेवल है यह है 32,000, और मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल है 1,04,000। तो 32,000 प्लस 1,04,000 डिवाइड बाई 2, ये हमारा निकल के आएगा 68,000 यूनिट्स, 68,000 यूनिट्स। तो जो आज का क्लासेस था ये हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं ठीक अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।